रेशियो का तीसरा लेक्चर करेंगे और आज कुछ डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट को कवर करेंगे जिस पे बेस्ड मेंस पे बहुत सारे सवाल आए हैं। जैसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, ए बी एंड सी स्पेंड 80%, 85%, 75% ऑफ देयर इनकम्स रिस्पेक्टिवली इफ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 8920 and the difference between the incomes of A and C is 18,000, then the income of B is A, B और C अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8, 9, 20 के अनुपात में है और A और C के आय के बीच का अंतर 18,000 रुपये है तो B की आय क्या होगी। ये मेंस का सवाल है, एसएससी सीजीएल सेकंड का। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। मतलब ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग जैसे फंडे पे बेस्ड है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग जैसे फंडे को एक बार मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ किस तरीके के सवालों में। बस एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, जैसे ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है। इस वाले कंसेप्ट पे बेसिक जिससे आपने पढ़ा होगा उसने आपको सिखाया होगा कि ए बराबर बी प्लस सी। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसमें बस आपको देखने आना चाहिए कि ए बराबर बी प्लस सी है तो हम बी बराबर ए माइनस सी लिख सकते हैं और सी बराबर ए माइनस बी लिख सकते हैं। आपको चारों तरफ से इसको देखने आना चाहिए। मैं कुछ सवाल सॉल्व करता हूं, सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए भी चलूंगा और ये तरीके भी बताऊंगा कि किस तरीके से सवालों को जो है आप छोटे तरीके से कर सकते हो। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि मैं मेंस पढ़ा रहा हूं तो मैं बेसिक जो प्रोसेस है 1-2 क्वेश्चन में करूंगा और उस 1-2 क्वेश्चन को करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो पहला सवाल है ए, बी और सी। तो सबसे पहले जब 3 की बात हो तो आप इसको ऐसे घर पे प्रैक्टिस करते वक्त ऐसे बनाया कीजिए, मतलब थोड़ा डिस्टेंस में। घर थोड़ा आप समय ले सकते हो प्रैक्टिस करते वक्त। और इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स ऐसे बनाया कीजिए। जब आप ऐसे बनाएंगे तो इस चार्ट में सारे डेटा को फिट रख पाएंगे। सवाल क्या कह रहा है, ए, बी एंड सी स्पेंड 80%, 85%, 75% ऑफ देयर इनकम। वो 80%, 85% और 75% अपनी इनकम का जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब खर्च कर देते हैं। इफ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 8,920। उनकी जो सेविंग का रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ 8, 9 और 20 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। यहां पे जो ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को देख के आपको इसको ऐसे नहीं देखना है। आपको इसको एक वो फंडे पे देखना है कि कोई चीज आधी भरी है। जैसे मैं बोलूं ये कोई चीज आधी भरी है, ये अगर आधी भरी है तो आपको ये देखने भी आना चाहिए कि ये आधी खाली है। अगर ये आधी भरी है तो ये भी देखने आना चाहिए कि आधी खाली है। तो जैसे सवाल हो रहा है कि ए, बी, एस, सी अगर 80% खर्च करता है तो टोटल उसकी इनकम कितनी है, 100%। तो बचाता कितना होगा, 20%। 20% बचाता होगा। तो ये जो 8, 9, 20 का रेशियो दिया हुआ है तो आप यूं कह सकते हो ए के लिए कि जो 20% है, ए के जो भी इनकम है उसका जो 20% है वही 8 है। अगर ये 8 है तो मैं अगर इसमें 5 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 100%। और 100% क्या हो जाएगा, उसकी इनकम हो जाएगी। तो 8 पंचे 40। अगर सेविंग 8 है तो उसकी इनकम इस हिसाब से कितनी होगी, 40। अगर सेविंग 8 यूनिट है तो इनकम कितनी, 40। तो एक्सपेंडिचर 40 माइनस 8 32 यूनिट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बी की, तो बी के केस में 85% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 15%। तो ये जो है 15% के बराबर है, ये 15% के बराबर है। जरा ध्यान से देखो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 100% कितना होगा। 3 से काटोगे, 3 त्रिक का 9, ये 5 हो जाएगा। फिर 20 से गुणा करोगे तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 60। मेंस में आ गए हो, इतनी तेज ये निकालने आना चाहिए। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया तो आपका इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 51। इसी तरह हम बात करें लास्ट वाले की कि 25% की वैल्यू जो है, 75% अगर खर्च करता है तो 25% बचाता है। 25% की वैल्यू कितनी है, 25% की वैल्यू 20 है। 4 से गुणा कर दोगे दोनों साइड में तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो सी की जो इनकम है वो 80 रही होगी तो उसी का जो है 75% खर्च होता होगा, मतलब 60 खर्च होता होगा। ये हमने सारा निकाल लिया। अब सवाल में एक डेटा दिया हुआ है कि ए और सी के आय के बीच का अंतर 18,000 है। ए और सी के आय के बीच का अंतर, यहाँ 40 यहाँ 80 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 40 है। इस 40 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, इस 40 की वैल्यू 18,000 दी हुई है, 18,000 दी हुई है। तो बी की आय ज्ञात करना है। 40 की वैल्यू पता है आपको, 60 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से 20 की वैल्यू निकाल लो आप। जैसे 20 की वैल्यू निकालोगे, मैं 10 की या 1 की वैल्यू नहीं निकालने गया क्योंकि मेरे को पता है कि 20 की निकालूंगा, 3 का गुणा कर दूंगा, 60 आ जाएगा। 20 की निकालोगे तो आप 2 से भाग दोगे, 9,000 आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। फिर जब 60 की वैल्यू निकालोगे तो 60 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 27,000 रुपए आ जाएगी। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये कंसेप्ट समझाना ना हो, डायरेक्टली सवाल को सॉल्व करना हो, तो आप सीधे यहीं से लिख सकते हो। कैसे, जैसे यहां लिख सकते हो 20%।
20% की वैल्यू जो है सीधे सीधे दी हुई 8%, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई 40, तो सीधे लिख सकते हो ये 40 हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकम में खेला जा रहा है। फिर उसके बाद हो रही है ए और सी के बीच का डिस्कशन चल रहा है, ध्यान से देखो ए और सी के बीच का डिस्कशन चल रहा है और बी का बाद में निकालना है, तो बी आपको निकालना पड़ेगा। 15% की वैल्यू 9 दी हुई है तो 3 मतलब ऐसे काट लोगे, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, फिर 5 की वैल्यू हो गई और फिर उसके बाद 20 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिखोगे 60 हो गई। इसी तरीके 25 की वैल्यू अगर 20 है तो 100% की वैल्यू जो है 80 हो गई, निकाल लोगे। फिर 40 80 का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 40, इस 40 की वैल्यू सवाल में 18,000 दी हुई है, तो 60 की वैल्यू जब निकालोगे तो 9 त्रिक 27,000 हो जाएगी। आप सीधे सीधे लिख सकते हो। तो कैलकुलेशन जो होगा वो बस इतना छोटा सा कैलकुलेशन करना है, इतना छोटा कैलकुलेशन करना है। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस पता है, सेटअप प्रोसेस अगर पूरा पता है तो कैलकुलेशन बस इतना छोटा सा है, इससे ज्यादा है ही नहीं है। लेकिन अभ्यस्त होना पड़ेगा इस छोटे से कैलकुलेशन के लिए। अगर ये छोटा सा कैलकुलेशन करना है तो मैं फिर से कर रहा हूं, 2 बार बोल चुका, तीसरी बार बोल रहा हूं कि आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर से बहुत सारे सवाल आते हैं। अगला सवाल है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए to that of B is 5-7, A and B saves rupees 4,000 and 5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to 66, say 2/3% of the expenditure of B, then the total income of A and B, टोटल इनकम ए और बी की पूछी गई है। देखो मैं एक बात ये समझता हूं, जैसे ये 5-7 के रेशियो में है, एक मैं छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं, वैसे इस क्वेश्चन पे लगेगा नहीं पर ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। ए और बी के इनकम का रेशियो 5-7 दिया हुआ है, मैं टोटल की बात करूं तो ये 12 यूनिट हो जाएगा। तो जो भी आपकी वैल्यू होगी वो 12 से डिविजिबल होनी चाहिए। 12 से डिविजिबल होने के लिए 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ध्यान से देखोगे तो 5 2 7 2 9 3 से डिविजिबल है, 6 4 10 2 12 3 से डिविजिबल है, 4 2 6 3 से डिविजिबल है, 8 8 16 2 18 ये 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 से डिविजिबल है, 2 0 लगा हुआ है तो 4 से डिविजिबल हो गई होगा, तो मतलब ये सारे नंबर्स आपके 12 से डिविजिबल है। अगर इसमें से कोई एक नंबर दिया होता कि 12 से डिविजिबल है तो वही सवाल का आपका जवाब होता। समझ में आया? या 4 ऑप्शन ऐसे सेट कर दिए जाते जिसमें एक ही ऑप्शन 3 से डिविजिबल होता तो वही आपका सवाल का जवाब होता। तो ये सब आपका ब्रेन ओपन करके चेक करने आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो आपका कोई पी रेशियो क्यू है, मैं इसका बेसिक थोड़ा बता देता हूं। पी रेशियो अगर कोई चीज क्यू है, पी में से मान लो आप एक्स घटा दो, क्यू में से आप वाई घटा दो, नया रेशियो आपका जेड रेशियो डब्ल्यू हो जाए, जेड रेशियो डब्ल्यू हो जाए। ये इसमें से एक्स घटा दो, इसमें से वाई घटा दो, या फिर पी रेशियो क्यू है और इसमें से जो है एक्स जोड़ दो और इसमें से वाई जोड़ दो और जो आपका रेशियो आ जाए जेड डब्ल्यू आ जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें हम क्या काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। और ये जो डिफरेंस आता है, मान लो ये आ गया पी डब्ल्यू माइनस क्यू जेड, इसकी जो वैल्यू है वो हम इक्वेट कर देते हैं इधर गुणा करके। किधर गुणा करते हैं, इधर गुणा करते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, और इसमें क्या है ना, बड़े से छोटा घटाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड। इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू है बस वही लेते हैं, दोनों साइड से पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। इस तरीके से इसको इक्वेट करते हैं, इक्वेट करके एक की वैल्यू निकालते हैं, फिर जिसकी जरूरत होती है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और मेनली हम पी और क्यू का इस कंसेप्ट से रेशियो निकालते हैं। अगर ये प्लस प्लस या माइनस माइनस है, अगर ये प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो यही फॉर्मूला लगता है। लेकिन अगर एक माइनस एक प्लस है तो ध्यान रखिएगा इधर वाला नहीं बदलता, इधर वाला बीच में प्लस हो जाता है, बस इतना सा है। तो चलो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं सवाल नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए और बी का, ए और बी का जो इनकम है वो 5-7 के रेशियो में है। अब ध्यान से देखो, बोल रहा है कि अगर इसके इनकम से 4,000 घटा दो, ए के इनकम से 4,000 घटा दो, मैंने 4,000 घटा दिया, और बी के इनकम से 5,000 घटा दो, 5,000 घटा दिया। तो बोल रहा है जो चीज आएगी। अब ध्यान से देखो, इनकम में से अगर सेविंग घटाओगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। तो कह क्या रहा है कि जो एक्सपेंडिचर आ रहा है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 16 से 2/3% ऑफ एक्सपेंडिचर बी है। तो इस चीज को देख के क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है भाई, 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है, 2/3 ही तो होता है, 2/3 होता है। तो ए बी का जो संबंध है वो 2:3 का है। अगर ए में से आप घटा रहे हो 4,000, बी में से आप 5,000 घटा रहे हो, तो जो आ रहा है वो आपका एक्सपेंडिचर ही तो आ रहा है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। जब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आप इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो। जैसे इसका गुणा इसमें कर तो 7 दूनी 14, 5 3 15, 15 में से 14 घटाओगे 1 आ जाएगा। और इधर देखोगे तो 4 3 12, 5 दूनी 10,
तो 14 में से 10 घटाओगे तो 4000 आ जाएगा। एक की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 4000 आ जाएगी। सवाल में क्या पूछा है, तो ए और बी की कुल आय ज्ञात कीजिए। ए और बी की कुल आय ध्यान से देखो, 7 5 12 है, 12 गुणे 4 करोगे कितना, 12 गुणे 4 करोगे 12 चौक 48,000 आ जाएगा। जरा रुकना, कहीं शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। ये 4 3 12 है, 5 दूनी 10, ये 2000 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ये 4 3 12 है, 5 दूनी 10 है, ये 2000 आ जाएगा। एक की वैल्यू 2000 आ जाएगी, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 की वैल्यू 24,000 आ जाएगी। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 24,000 आ जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस पर कई सारे सवाल लिए हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे। द मंथली इनकम ऑफ अभिनव एंड रेखा आर इन द रेशियो ऑफ 6:5 while their monthly expenditure are in the ratio of 9:8. If the income of Abhinav is twice the expenditure of Rekha, then what is the ratio between the saving of Abhinav and Rekha? यहां सिर्फ अभिनव और रेखा की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा, अभिनव और रेखा की बात हो रही है। सवाल क्या कह रहा है कि अब इनकम जो है, इनका इनकम जो है 6-5 के रेशियो में है, 6-5 के रेशियो में हमने लिख दिया है। वाइल देयर मंथली एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है। एक्सपेंडिचर की अगर बात कर रहे हैं तो ये एक्सपेंडिचर इनका 9:8 में है, 9:8 में है। इफ द इनकम ऑफ अभिनव इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ रेखा, बोल रहा है कि जो इनकम है अभिनव का ये ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ रेखा है, ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ रेखा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहां 6 है, यहां पे 8 है। तो सवाल में यही बात बोल रहा है, यही आपको हिंट है जहां से आपको सॉल्व करना है कि इसकी जो इनकम है इसके एक्सपेंडिचर का 2 गुना है। ध्यान से देखना, इफ द इनकम ऑफ अभिनव, अभिनव की जो इनकम है ट्वाइस है एक्सपेंडिचर ऑफ रेखा के, ये रेखा का एक्सपेंडिचर है, अभिनव का इनकम है, इसका इसको 2 गुना बनाना है। इसका इसको 2 गुना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। ऐसा क्या करो इसमें जो ये 2 गुना बन जाएगा, ठीक है। 2 गुना बनाने के लिए आप इसमें क्या काम करो, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 48 हो गया। इसमें क्या काम करो, इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप 3 से, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 48, तो ये 48 हो जाएगा और ये आपका जो है सॉरी 24 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, तो ये आपका 24 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। यहां 8 से गुणा किया है तो रेशियो बराबर रखने के लिए इधर 8 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 3 से गुणा किया है तो इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा आपको। अब क्या होगा, अब सारी चीजें एक जैसी हो जाएगी, मतलब ये सारी रेशियो एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के अनुसार ये और ये जो चीज है वो इक्वेट कर दिया है, सवाल के हिसाब से जैसा कह रहा है वैसा कर दिया है। तो ध्यान से देखो, ये हो गया आपका 48, ये देखो 8 पंचे 40, और यहां पे ध्यान से देखोगे 9 त्रिक 27, और यहां पे ध्यान से देखोगे 8 त्रिक 24 हो गया, 24। अब सवाल में पूछा है क्या, सेविंग के विषय में शायद पूछा है, दोगुनी है, तो अभिनव और रेखा के बचत के बीच का अनुपात। अब घटा दो, 48 में से अगर 27 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21। और यहां से घटाओगे आपका 40 में से 24 अगर घटाओगे तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। तो जो अनुपात आ जाएगा 21-16 का अनुपात आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। जोड़ने घटाने गुणा भाग करने में अगर गड़बड़ी हो जाए तो थोड़ी सावधानी आप भी बरतिएगा, ठीक है ना। 8 6 48 48 है, 8 पंचे 40 40 है, ठीक है, ये 48 हो गया, ये 8 त्रिक 24 24 हो गया, 9 त्रिक 27 27 हो गया, और 8 त्रिक 24 24 है। 40 में से 24 गया, सेविंग आया 16, और 48 में से 27 घटा 21, 21-16 जो है उनके बचत के बीच का अनुपात हो जाएगा। सवाल का सही जवाब यही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स ऑफ द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर 3:4 and 5:6 respectively. If their total income for the present year is 8.04 लाख, then the income of B last year was। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3, 4 और 5, 6 है। यदि वर्तमान के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए है तो पिछले वर्ष बी की आय क्या थी। ये मेंस का सवाल है। इस मेंस के सवाल में ध्यान से देखोगे, ज्यादा कुछ दम नहीं है, बस आपको रेशियो इक्वेट करने आनी चाहिए। सवाल जैसा पढ़ा है वैसे आप समझ लो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा टाइम ले सकते हो। ये 3 और 4 के अनुपात में दिया हुआ है, दिया हुआ ना, सॉरी 4 और 3 के अनुपात में दिया हुआ है, 4 और 3 के अनुपात में दिया हुआ है। सवाल में अगला लाइन क्या कह रहा है कि ये लास्ट ईयर था, ये लास्ट ईयर था। अब बोल रहा है प्रेजेंट ईयर की बात, ये लास्ट ईयर था, प्रेजेंट ईयर की बात बोल रहा है। प्रेजेंट ईयर में ये बोल रहा है जो ए की इनकम है ये 3 से 4 हो गई, जो बी की इनकम है वो 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई।
फिर आगे एक डेटा दिया हुआ है जिसको आपको इक्वेट करना है कि देयर टोटल इनकम ऑफ द प्रेजेंट ईयर 8.0 लाख। तो हमें ए और बी के बीच का प्रेजेंट ईयर का इनकम का अनुपात नहीं पता है, इनकम का अनुपात पता होता तो हम निकाल लेते। लेकिन हमको एक बात ये पता है कि भाई ए और बी के बीच में लास्ट ईयर का ये है, और लास्ट ईयर से इस ईयर क्या तरक्की हो रही है या क्या नफा नुकसान हो रहा है, बी का क्या रेशियो में नफा नुकसान हो रहा है वो दिया हुआ है। ध्यान से देखो, ये ए की लास्ट ईयर है, ये भी लास्ट ईयर है रेशियो के हिसाब से, ये भी लास्ट ईयर है, ये भी लास्ट ईयर की बी की है। तो अगर हम लास्ट ईयर वाले अगर इक्वेट कर दे कि ये वैल्यू अगर बराबर हो जाए, ये वैल्यू बराबर हो जाए, तो इसका अनुपात हम मान लेंगे कि ये प्रेजेंट ईयर का अनुपात हमारे पास आ गया। तो ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो चार नंबर आपस में दिखाई दे रहे हैं, इन चार नंबर का एलसीएम ले लो और सबको उस हिसाब से बना लो। इसको इक्वेट करने का तरीका 3 4 3 5 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60। इससे नीचे कोई एलसीएम नहीं आएगा, कोई नीचे नंबर नहीं है जो कटेगा, 60 आ जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले ए को 60 बनाएंगे। ए को 60 बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, 15 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60 हो गया। अब ये रेशियो दिया हुआ है तो इधर जो बी होगा इसमें भी रेशियो बराबर करने के लिए 15 से गुणा करेंगे। अब ध्यान से देखो, 15 चौका 60 ये हो गया। अब इसको 60 बढ़ाने के लिए हमको 20 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम इसमें 20 से गुणा करेंगे तो हमें इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। इधर देखो 15 दिया 45 हो गया, इधर 5 हो गया। इसको 45 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी हमको 9 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये 45 हो गया, ये 45, ये बी दोनों आपस में बराबर हो गया, ए वाला दोनों आपस में बराबर हो गया, तो ये प्रेजेंट ईयर का सीधे सीधे अनुपात आ गया। तो 200 का 80 अनुपात में 9 छक 54, 80 अनुपात 54 है। ध्यान इस बात का रखिएगा, इसको काटिएगा नहीं। 200 का 80 है, 9 छक 54, इसको काटिएगा नहीं। ये दोनों जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 134। ये दोनों जोड़ेंगे तो 134 आ जाएगा। इस 134 की जो वैल्यू दी हुई है वो सवाल में दी हुई है 8.04। 8.04 रीजन मैं बताता हूं इसको क्यों नहीं काटेंगे। जैसे ही इसको काट देंगे यहां पे ना, तो जब रिवर्स जाएंगे आप तो ये वाला और ये वाला बराबर नहीं आएगा, ये वाला बराबर नहीं आएगा। समझ में आया, ये वाला बराबर नहीं आएगा, ये वाला बराबर नहीं आएगा। काटने से अगर ये वाला बराबर रह जाए तब तो काटिएगा, क्योंकि हमने क्या काम किया, हमने इन दोनों को बराबर किया, इन दोनों को बराबर किया है, तो उस हिसाब से ये वाला रेशियो निकाला है। समझ में आया, तो ध्यान रखिएगा कभी जो रेशियो बराबर करते वक्त यहां है उसको काटे ना। तो 80 54 134 हो गया। 134 को जो वैल्यू दी है वो 8.04 दी हुई है। तो पूछा है पिछले वर्ष बी की आय क्या थी। 134 की वैल्यू हमें 8.04 दी है, तो हमें पूछा है पिछले वर्ष। अब हमने कितना बना लिया, 45, तो 45 की वैल्यू पूछी हुई है। 134 में अगर ध्यान से देखो किस चीज से गुणा करोगे कि आप यहां पहुंच जाओगे। देखो अगर इसमें 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो, 4 छंग 24, 3 छंग 78 और यहां तक पहुंच जाओगे आप। 6 से गुणा कर दो, 6 चौका 24, 6 त्रिक 18, 2 20, 6 कम 6 2 8। तो ये कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है ना, 6 बार जाएगा। पॉइंट मैंने हटा दिया, पॉइंट नीचे आप 2 और जोड़ दो, बाई 100 लिख लो, ये हो गया 0.06। तो 45 का गुणा कर दो, 45 की वैल्यू जो 45 गुणे 0.06, 6 पंचे 30, 6 चौका 24, 3 27, 2.7। तो 2.7 लाख इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये रेशियो इक्वेट करना आपको बेसिक पहली क्लास में ही सिखा दिया जाता है कि आप रेशियो कैसे इक्वेट करोगे जो है। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वाज 5:2। had the number of failures been 14 more, then the success to failure ratio would have been 9:5। the total number of candidates who appeared for the examination was। एक परीक्षा में सफलता से विफलता का अनुपात 5:2 था। यदि असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता से विफलता का अनुपात 9:5 होता। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। इसमें सिर्फ एक लाइन समझने की जरूरत है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा। अगर हम सक्सेस और फेलियर को एस और एफ लिख दें तो सवाल में शुरुआत में इनका अनुपात 5:2 दिया हुआ है। ठीक है ना, बोल रहा है हैड द नंबर ऑफ फेलियर्स बीन 14 मोर। फेलियर अगर 14 ज्यादा होता, अब जरा लिखने का तरीका थोड़ा बदल लो। अगर मैं 14 इधर लिख दूं, 14 जो है ज्यादा होता, तो बस ये बात समझनी थी कि क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ घट नहीं रहे हैं, तो 14 फेल अगर ज्यादा होता तो ये आता कहां से, ये तो पास से ही आता। इसका मतलब है 14 पास वाला कम होता। तो यहां अगर 14 बढ़ रहा है तो जो फेल वाला बंदा होगा जो है, जो अगर फेल वाला बंदा 14 बढ़ रहा है तो पास वाला बंदा जो है वो 14 कम हो रहा होगा। अब जो अनुपात हो रहा है वो 9:5 हो रहा है। तो अभी तक हम इधर 9:5 लिख रहे हैं, अब हम 9:5 इधर लिख लेते हैं।
इससे क्या होगा, इससे आपका जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस के ऊपर वाली बात है। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पचे 25, 9 दूनी 18, 25 माइनस 18 ये हो जाएगी वैल्यू 7। और ये वैल्यू ध्यान से देखो कितनी होगी, 14, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो 14 लोगे और 9 5 14 और जुड़ जाएगा, 14 गुणे 14, तो ये 7 इक्वेट कर दो 14 गुणे 14 के, ये वैल्यू हो जाएगी टोटल 196। 7 की वैल्यू आपकी आ गई 196। देखो पूछा किसका है, पूछा है टोटल नंबर, तो 5 2 7 होगा, तो 7 की वैल्यू तो निकाल ही लिया है, तो 7 की वैल्यू 196 यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके पहले जो हम कर रहे थे लिखने का तरीका वो ऐसे लिख रहे थे, अपन ऐसे कर रहे थे, इससे थोड़ा दिखाई आसानी से देने लगता है, वरना लिख कैसे भी लो। ये अपन क्या काम कर रहे थे, 14 इधर से जोड़ रहे थे तो 14 पास वाला कम होगा, जब पास वाला 14 अगर कम होगा तो ये हमारा रेशियो कितना बदल रहा था, 9:5। तो हमें गुणा कैसे करना पड़ा था, यहां से यहां गुणा करना पड़ा था, तो देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अगर इसी चीज को आप यहां से यहां कर लो, 14 वाली चीज अगर नीचे कर लो, इधर माइनस है और इधर प्लस 14 है, तो इधर का इधर गुणा करना पड़ेगा, इधर का इधर गुणा करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा, और प्रैक्टिस में डालने के बाद फिर कैलकुलेशन बेहतर हो सकती है। चलो अगला सवाल करते हैं, और अगले सवाल में इस चीज को अप्लाई करेंगे थोड़ा। आवेदन करने वालों की छात्रों की संख्या क्या होगी यदि सफल छात्र तथा असफल का अनुपात 23-35 है। सक्सेस और फेलियर का सवाल में रेशियो दिया हुआ है 23 और 35 है। सवाल बोल रहा है यदि 62 छात्र कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते, जो सफल छात्र थे वो कितने कम होते, 27 कम सफल होते, तो जो अनुपात होता वो 9:14 हो जाता, 9:14 हो जाता। तो 62 छात्र अगर कम अप्लाई करते तो 27 मान ले हम सफल में से कम हो गए, तो असफल में से कितना कम होते, 35 असफल में से कम होते, 27 35 62 छात्र अगर कम अप्लाई करते तो 27 जो है कम सफलता में से, सक्सेस में से घट जाते, और फेलियर में से 35 घट जाते। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दे, कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते वक्त बस ध्यान दीजिएगा, यहां से ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, तो इसको आप यहीं डायरेक्टली लिख सकते हो। 23 गुणे 14 करोगे, ध्यान से देखो, 14 त्रिक 42, 14 दूनी 28, 28 4 32, ये हो जाएगा 322। 322 में से घटाना है 35 गुणे 9, तो 35 दहा में 350, 350 में से 35 घटाओगे 315 आ जाएगा, 315। और ध्यान से देख रहे हो 22 में से 15 घटा रहे हो, कितना आ रहा है, टोटल वैल्यू 7 आ रहा है, 7 के साथ इक्वेट करनी है। अब 9 गुणे 35 अभी अभी किया है आपने, क्या हो गया, 315, 315 हो गया 9 गुणे 35, तो ये हो गया 315। 14 गुणे 27 करोगे, 14 सते 98 होता है, ठीक है ना, और 14 दूनी 28, 28 9 37, 378, 378 में से 315 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 63 बचेगा। तो ये 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। 7 की वैल्यू 63 है, तो 1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहां पे ध्यान से सम कर लो क्योंकि आपको इनिशियल नंबर निकालना है। तो 23 + 35 कितना हो गया, 58। तो 7 58 का मल्टीपल नहीं, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, 58 की वैल्यू निकालना है, 9 से गुणा कर दोगे, 9 8 72, 9 5 45, 7 52, 522 जो है टोटल शुरुआती दौर में जो बंदे थे जिन्होंने आवेदन किया था। अगर पूछ देता सवाल में कहीं गलती से ये कि जो 62 बच्चे हैं घटने के बाद क्या नंबर है, तो 62 नंबर उसमें घटा देते, घटने के बाद आपको नंबर मिल जाता। लेकिन सवाल में पूछा ये शुरुआती दौर पे कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, 522 बच्चों ने आवेदन किया था। अगले सवाल की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। In an office of 1200 employees, the ratio of urban to rural numbers of staff is 8:7. After joining some new employees, out of which 20 are rural, the ratio becomes 5:4. The number of new urban employees. इस सवाल में देखो गलती होने के चांसेस बन जाता है अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर दो तो। इसमें देखो शुरुआत में ये नंबर दे दिया है कि 1200 एम्प्लॉइज है, 1200 एम्प्लॉइज टोटल है, तो ध्यान से देखो इन अर्बन और रूरल के बीच का जो है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच जो बंदे हैं उनके बीच का रेशियो 8 और 7 है, मतलब टोटल 15 की वैल्यू आपको दे दी है। 15 की वैल्यू दे दी है तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 80। फिर उसके बाद अगर हम अर्बन और रूरल में डिवाइड कर ले तो एक 8 है और एक 7 है, यही ना, एक 8 है एक 7 है, अगर टोटल 15 है तो। अब हमारे पास मल्टीप्लायर फैक्टर 80 आ गया एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, तो हम क्या काम करेंगे, हम 8 का 80 में गुणा कर लेंगे, 8 8 64 हो जाएगा, और फिर 7 का 8 में गुणा कर लेंगे, 8 7 56, 560 हो जाएगा। तो 640 जो बंदे हैं वो अर्बन है, 560
जो है वो ग्रामीण है, रूरल है। सवाल ये बोल रहा है कि कुछ नए लोग आए, कितने पता है कितने लोग नहीं आए, लेकिन इसमें ये पता है कि जो आए उसमें से जो ग्रामीण लोग हैं वो 20 लोग हैं, तो हमने इसमें 20 ऐड कर दिया। 20 ऐड करने के बाद जो भी नंबर आया, जैसे 580 नंबर आया, 580 से ध्यान से देखोगे इसमें जो आया मेरे को नहीं पता एक्स है, तो जोड़ के क्या हो जाएगा 640 प्लस एक्स। इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो क्या आ रहा है, वो रेशियो आ रहा है 5:4 का आ रहा है, ये आ रहा है 5:4 का आ रहा है। तो हम इसको 4 के बराबर कर देंगे। जब इसको 4 के बराबर करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू ध्यान से रखो 4 × 4, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। फिर यहाँ पे 5 की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकल गई तो उस हिसाब से 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का गुणा कर दो 145 में, 145 में हमने गुणा कर दिया। 5 5 25, 5 चौका 20, 2 22, 5 एकम 5, 1 6, 625। पहले 640 था, सॉरी 5 एकम 5, 5 2 7, 725 हो गया, 725। तो ये 640 था, अब 725 हो गए, कितने बढ़े, 85 बढ़े। 640 60 700, 700 में 25 और जोड़ोगे तो 725 होगा, मतलब 60 प्लस 25 85। 85 जो है शहरी बंदे थे उसमें, 20 अगर ग्रामीण थे। तो इसको इस तरीके से ही सॉल्व करना था। गलती से इसमें ध्यान से देखना कि गलती से इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मत लगा देना, अदरवाइज क्या होगा वो भी कैलकुलेशन में आ जाएगा। जैसे आपने 8 और 7 लिखा और आपने ये लिख दिया 5 और 4, और आपने मान लिया x इधर है और इधर दूसरी साइड में कितना है 20 प्लस में, और आपने इधर से खेला तो भी आप निकाल लोगे x की वैल्यू, तो भी x की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि इस पूरे दौरान में 8 चौक 32 और 7 पंजा 35, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x माइनस में 100। तो यहां से भी x सॉल्व किया जा सकता है, ये यहाँ पे फेल हो जाएगा, ये यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 1200 इंप्लॉइज दे दिया है। तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तब सही आउटकम तक पहुंचोगे, अदरवाइज सही आउटकम तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आपने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दिया तो, क्योंकि डेटा सीधा दिया हुआ, सीधा आपको कैलकुलेट करना था। अगला सवाल है, अगला सवाल दिया 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4 6 9 है, उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7 9 12 हो जाता है, तदनुसार उन 3 कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। यह सवाल सीजीएल मेंस में आया था और इस सवाल में कोई दम नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना था। सवाल में देखो ध्यान से दिया हुआ एक रेशियो है 4 6 9, 4 6 9 है, बोल रहा है कि सब में 12 जोड़ देने पर, सब में 12 जोड़ देने पे, सब में 12 जोड़ देने पे जो ये रेशियो है वो बदल जा रहा है 7 9 12, 7 9 12। देखो हम अपने हिसाब से वैल्यू में कितना जोड़ रहे हैं 12, ध्यान से देखो अगर हम वैल्यू में 12 जोड़ रहे हैं, सबके बीच का डिफरेंस देखो कॉमन है, यहाँ पे सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो हमारे पास परेशानी पूरी खत्म हो गई। इसमें भी रेशियो में हम 3 जोड़ रहे हैं, इसमें 3 जोड़ रहे हैं, इसमें 3 जोड़ रहे हैं ना, 6 3 9, 4 3 7, 9 3 12। तो ये जो हमारा रेशियो में 3 है ये वैल्यू में 12 के बराबर है। अब निकालना क्या था, तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। कुल संख्या निकालने के लिए 6 4 10 9 19, 6 4 10 9 19 टोटल नंबर है, तो 1 की वैल्यू यहां से निकालोगे 4 हो जाएगी, 19 की वैल्यू 19 चौक 76 हो जाएगी। एक चीज इसमें और भी कर सकते थे, अगर 9 6 4 9 10 19, अगर ये टोटल सम 19 आ रहा है तो जो भी हमारा नंबर आएगा 19 का मल्टीपल होगा। ध्यान से देखोगे तो 19 का मल्टीपल यहाँ पे 114 भी है, 76 भी है, 19 95 है, मतलब 3 तो ही है, तो 19 का मल्टीपल चेक नहीं हो सकता था। मान लो इसमें ऑप्शन ऐसा दिया होता कि वो 19 का मल्टीपल ना होता, सिर्फ एक ऑप्शन होता, तो सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, खाली मल्टीपल चेक करके ऑप्शन टिक कर सकते थे। पर यहाँ पे इसको सॉल्व करना था, इसमें भी खाली एक ऑब्जर्वेशन था, ये सब लिखने लिखाने की जरूरत नहीं, आपको तो सीधा दिखाई दे रहा है 4 से 7 हो रहा है, 6 से 9, 9 से 12 हो रहा है, सब में रेशियो में 3 3 ऐड हो रहा है, वैल्यू में 12 ऐड कर रहे हैं, तो 3 की वैल्यू 12 के बराबर होगी, 1 की वैल्यू 4 के बराबर हो गई, और 6 4 10 9 19, 19 की वैल्यू पूछिए तो 19 चौक 76 हो जाएगी। हमारे सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखना, एबीसी की आय का अनुपात 4:5:7 है तथा इनके खर्च का अनुपात 7:8:9 है। यदि बी अपनी आय का 12.5% बचाता है तो इनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। ये एक सवाल है जो अच्छा सवाल है, जिसको रेशियो को इक्वेट करने सबको आना चाहिए। रेशियो को अच्छे तरीके से अगर इक्वेट करने नहीं आएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। कैसे, जरा देखो, हम बात कर रहे हैं ए की, बी की और सी की, ठीक है ना। यह है 4:5:7, यह है इनके इनकम का अनुपात। एक्सपेंडिचर की बात करें, जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया 7:8:9। यदि बी अपनी आय का 12.5% बचाता है, बी अपनी आय का 12.5% बचाता है, बी की बात हो रही, बी की चर्चा हो रही है। बी की चर्चा में ध्यान से देखो, बी की चर्चा में हो रही 12.5% बचाता है, 12.5% का मतलब 1/8। अगर 8 वो कमाता है तो 7 वो खर्च करता है, 8 वो कमाता है तो 7 वो खर्च करता है।
यही तो बात हुई ना, 8 वो कमाता है तो 7 वो खर्च करता है। तो हम एक काम करें, हम इनकम को 8 के बराबर कर ले, एक्सपेंडिचर को 7 के बराबर कर ले, तो हमारा पूरा जस्टिस हो जाएगा। अगर हम इनकम को, बी की इनकम को 8 के बराबर कर ले और ये वाला 7 के बराबर कर ले तो पूरा जस्टिस हो जाएगा। अब इसको 8 के बराबर, इसको 7 के बराबर कैसे कर लेंगे? इसको 8 के और इसको 7 के बराबर करने के लिए आपको ध्यान से देखो, इस पूरे रेशियो में किन किन चीजों का गुणा करना पड़ेगा। आपको इसको 8 और 7 के रेशियो में लाना पड़ेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर 8 और 7 के रेशियो में लाना पड़ेगा, क्योंकि बी में यही बोल रहा है 12.5% बचता है, मतलब वो 8 कमाता है, 7 खर्च कर देता है, 1 बचाता है। तो हमको 8 और 7 के रेशियो में लेना है। लेकिन अभी हम नंबर्स देखें, 5 और 8 है, 5 और 8 के रेशियो में, पर लाना हमको 8 और 7 के रेशियो में। 8 और 7 के रेशियो में लाने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे? 8 से इधर गुणा करेंगे, फिर 7 से इधर गुणा करेंगे। सबसे पहला तो काम ये करेंगे, कलर बदल दे जरा ताकि आपको क्लियर रहे। इसमें गुणा करेंगे 8 से और इसमें गुणा करेंगे 7 से। जब इसमें 8 और 7 से गुणा कर लिया, इसमें 8 और 7 से गुणा कर लिया, तो 8-7 के रेशियो में हो गया। लेकिन 8 और 7 के रेशियो में एग्जैक्टली हुआ नहीं है। इसके पहले आपको ध्यान से करना पड़ेगा, पहले दोनों रेशियो को अपने को बराबर करना पड़ेगा। दोनों रेशियो को बराबर करने के लिए इसमें अगर हम 8 से गुणा कर दे और इसमें 5 से गुणा कर दे तो दोनों रेशियो बराबर हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। अब इसको अगर 8 ले जाना है तो एक 8 का गुणा कर दो, और अगर इसको जो है 7 ले जाना है, एक 7 का गुणा कर लो। तो 40 और 40 जब भी रेशियो निकालोगे कट जाएगा, इधर 8 बचेगा, इधर 7 बचेगा। तो अब क्या काम करना है आपको, जो है ये नया वाला रेशियो लिख लेना है, गुणा कर लेना है। 8/64 का 4 में गुणा करोगे कितना आएगा? 64 का 4 में, तो 4, इसको 64 लिख लो और इसको 7×35 लिख लो, ताकि गुणा करना आसान रहे। जब 4 का 64 में गुणा करोगे तो 4 चौका 16, 4 छंग 24, 1 25, 256 हो गया। अब एक चीज इसमें और बताना चाहता हूं कि अपने को एक चीज ये देखना पड़ेगा कि अपन खाली ए वाला ऑप्शन देख लिया, अपन को सेविंग का रेशियो निकालना है, सेविंग के तीनों का रेशियो निकालना है। ध्यान से देखते हैं हम, जैसे ए में 40 दिया है, बी में 11 दिया हुआ है, सी में 133, डी में 133 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ए वाला दोनों गुणा कर लेता हूं और ए को घटा लेता हूं। अगर वो 133 नहीं आया, 40 11 आया, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अपने एग्जाम में जो समय होगा वो बता लेंगे। ऑप्शन भी देखना है, बहुत जरूरी चीज है। तो हमने 35 का 7 में गुणा करा, 7×35 और 7×3 21, 3 24, 245। 256 में से 245 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो जो ए की सेविंग है वो 11 आ रहा है, फिर बी की सेविंग गुणा करोगे, निकालोगे, तो ए की सेविंग 11 आ गया, और ऑप्शन में देख रहे हो ए की ऑप्शन जो है 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो बी में टिक लगाओगे, निकल जाओगे। ये कहते हैं अगला 7, 8, 10 सेकंड बचाना। नहीं तो एक बच्चा क्या होगा, वो बोलेगा नहीं नहीं दिमाग में कुछ खुरापात दौड़ रही है, अभी तो अपन गुणा करेंगे। तो गुणा कर लो, 5 चौका 20, देखो वही आएगा, 5 छक्का 30, 2 32, ठीक है ना। फिर इसका गुणा कर दो, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, ठीक है ना, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 4 28, 320, 280, ये घटाओगे 40 अनुपात आ जाएगा। 11:40 का अनुपात है, देखो 11:40 का अनुपात है। अब इसका गुणा करो, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 42 2 44, 448। 9 का गुणा करो, 315 आ गया। 8 में 5 गया, 3 3 1, 133 आ गया। आया 133, तो 11:40 133 का अनुपात आया, ऑप्शन बी हो गया। लेकिन क्या आपको ये गुणा करने की जरूरत थी? पहले तो आपको यही निकालना होता है। तो जब मेंस में अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो अपने का दिमाग थोड़ा तेज रखना पड़ता है, और इसका जो अभ्यास होता है वो ये होता है कि जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं तब, या अपने से प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हैं तब आपको ये देखना होगा, या मॉक टेस्ट जब सॉल्व कर रहे हैं तब इसको देखना होगा। मतलब ये सब प्रोसेसेस है टाइम सेव करने का, तभी आप जो है मेंस में अपना समय बचा पाओगे, तभी आप जीत पाओगे। और एक दिक्कत तो ये होता है, अगर कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो सवाल ही आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। अगर कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है, इसका मतलब आपने बेसिक सही से बिल्ड नहीं किया हुआ। समझ में आया? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना नहीं आया, फिर तो वो कंसेप्ट की गलती हो गई। ये चीज अगर आपको देखने नहीं आया इनकम एक्सपेंडिचर का, कि आपको ये पता ना हो कि भाई इनकम ये दिया हुआ, एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो है बी की सेविंग दी हुई है, सेविंग ऑफ बी दी हुई है 12.5%, इसका मतलब 1/8 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं इनकम जो बी की है वो अगर 8 है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है बी का वो 7 है, सेविंग जो है उसका 1 हो गया। हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है, हमको इसी रेशियो में क्या करना है, बी पे गेम खेल जाना है। बी को हमको 8 और 7 के रेशियो में कन्वर्ट करना है। 8 और 7 के रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले दो रेशियो होते हैं उनको बराबर करेंगे, फिर ऊपर वाले में 8 से, नीचे वाले में 7 से गुणा करेंगे, तभी तो वो मान के बराबर आएगा। और इस मान को बराबर करने के लिए पहले उनको आपस में बराबर करना होता है। तो पहले हमने इसको 40 और इसको 40 बनाया, फिर इसको 8 से गुणा किया, फिर हमने इसको 7 से गुणा किया।
ये बहुत बेसिक बात है रेशियो में, बहुत बेसिक बात है रेशियो इक्वेट करना। द इनकम रेशियो ऑफ ए बी सी इज 5:7:4. एक्सपेंडिचर रेशियो इज 6:5:3. इफ ए सेव्स ओनली 20% ऑफ हिज इनकम and the total saving of A, B and C together is rupees 8,000. Find their individual savings. A, B, C के आय का अनुपात 5:7:4 है, व्यय का अनुपात 6:5:3 है। अगर A अपनी आय का केवल 20% बचाता है और A, B और C की कुल बचत 8,000 रुपए है, तो उनकी व्यक्तिगत बचत क्या होगी? ये सवाल जो है, इसके पिछले वाला जो सवाल था उसमें इनकम इंडिविजुअल पूछा था, इसमें बचत पूछ रहा है। तो 8,000 है, पहले तो बुद्धि लगा के ये देख लो सम क्या तीनों का 8,000 कहाँ कहाँ आ रहा है। इसको जरा जोड़ो, नहीं आ रहा है, इसको जोड़ो जरा, ये ऊपर निकल जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। यही एक सी ऑप्शन आ रहा है और डी ऑप्शन तो नन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो अगर सी होगा तो डी ऑब्वियस बात है नहीं होगा। सॉरी। अब मान लो क्या होगा अगर बच्चा कंफ्यूज हो जाए सी और डी में कि सी होना चाहिए नहीं, तो उसे सॉल्व भी तो करने आना चाहिए कि मान लो कोई ऑप्शन ऐसा होता कि तीनों का सम अगर बराबर होता तो उसको सॉल्व करने आना चाहिए था। 5, 7 और 4 में उसकी इनकम का अनुपात दिया हुआ है। उसके एक्सपेंडिचर की बात करें तो दिया हुआ है 6, 5 और 3 के अनुपात में। सवाल में एक डेटा सॉल्व करने के लिए और दिया हुआ है, जो ए है, ए के विषय में बोला है 20% सेव करता है। 20% अगर सेव करता है इसका मतलब है इसको 1/5 भी कह सकते हैं। तो हम ये कह दें कि 5 कमाता है, 4 खर्च करता है, 1 सेव करता है, यही तो बात हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के ए के केस में इनकम और जो एक्सपेंडिचर है, ए के केस में इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होना चाहिए वो 5:4 का होना चाहिए, पर हमारे पास 5:6 दिखाई दे रहा है। 5:6 दिखाई दे रहा है तो हमें 5:4 बराबर करना पड़ेगा। 5:4 कैसे बराबर करेंगे? सबसे पहले तो ये रेशियो बराबर करें। इस रेशियो को बराबर करने के लिए इसमें 6 का गुणा कर दो, इसमें क्या कर दो 5 का गुणा कर दो, तो 6×5 30 हो जाएगा और ये 5×6 30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको 5 बनाना है तो 5 में गुणा कर दो, इसको 4 बनाना है 4 में गुणा कर दो, क्योंकि जब इनका इंडिविजुअल लोगे तो ये 30-30 कट जाएंगे, 5 और 4 बचा रह जाएगा। हमने 5 4 में बता दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये टोटल हो गया 30, ये टोटल हो गया 20। जब इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 120। अब जरा नीचे वाला गुणा करोगे, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 60। ये आपकी इनकम आ गई, ये आपकी एक्सपेंडिचर आ गई। अगर आपको सेविंग निकालना हो तो आप क्या काम करो, इसमें से घटा दो, ये हो जाएगा 30 अनुपात में, ये हो जाएगा 110 अनुपात में, ये हो जाएगा 60। ध्यान से देखो, इसको काटोगे तो जो सेविंग का अनुपात आ जाएगा 3, 11, 6 का आ जाएगा, लेकिन टोटल सेविंग दी हुई है 8,000 रुपए। तो रेशियो में जो टोटल बन रहा है 11, 6, 17, 17, 3, 20। रेशियो में 20 बन रहा है, वैल्यू में सवाल में ये 8,000 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 0 कट गया, फिर ये 400 हो जाएगी। फिर आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो 4 3 1200 ए आया है, यही टिक मारा था। 11 चौक 44, 44 आ रहा है, ठीक है। 6 चौका 24, 24 आ रहा है, मतलब जो हमने तुक्का लगाया था यहां से वो हमारा तुक्का सही था। पिछले क्वेश्चन में भी तुक्का सही था। ये दोनों मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है और ये सवाल एग्जामिनर भी जानता था कि आप इस चीज को देख सकते हो, इसीलिए ऑप्शन डी उसने नन ऑफ दीज रखा था, ताकि आप डाउट करके इस सवाल को पूरा सॉल्व करो। जो बच्चा यहां पर रिस्क खेल गया, डी ऑप्शन को भूल गया, उसने लक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये लकित ही तो है। अगर डी नन ऑफ दीज नहीं होता, कोई और नंबर होता जो सम के बराबर नहीं होता, तो आप 100% कंफर्म होके ऑप्शन सी टिक कर लेते। लेकिन नन ऑफ दीज है तो दिमाग में हमेशा एक फुंदड़ू चलेगा, क्या, एक कीड़ा चलेगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये वाली वैल्यू की जगह कोई और वैल्यू आ रहा हो, तो अपने को सॉल्व करके एक बार देख लेनी चाहिए। एग्जाम में बैठ के मेंस में कोई रिस्क नहीं लेगा ना, तो ये सवाल सॉल्व करने आना चाहिए। लेकिन ये सवाल बहुत कायदे से पूछा गया है, मतलब आपके पूरे दिमाग से खेला गया है कि आप सॉल्व करोगे, सॉल्व नहीं करोगे, तुक्का मारोगे, तुक्का नहीं मारोगे, सब कुछ आपके आंख के सामने होने के बावजूद भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा। अगला है बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम का अनुपात 7:13 है। भैया कैंडीज है, च्युइंगम है, कैंडीज एंड च्युइंगम, इसको सी से लिख दिया तो इसको CH से लिख दे रहा है। 7:13 है। उसने 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खा लिए, मतलब 8 कैंडीज कम हो गए और च्युइंगम कितने कम हो गए, 11 कम हो गए। तो नया अनुपात है 1:2 में हो जा रहा है, 1:2 में हो जा रहा है। उसके पास अब कितने कैंडीज बची होंगी, अब कितनी कैंडीज बची होगी, तो सबसे पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओ। जैसे मेथड लगाओगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 13 कम 13, 14 में से 13 गया 1,
एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, क्योंकि ये दोनों घटाया जा रहा है तो आपस में भी घटाएंगे, 8 दूनी 16, 11 कम 11, एक की वैल्यू आ गई 16 माइनस 11 5। तो कैंडीज कितनी थी, 7 पन्ना 35, च्युइंगम कितना थी 13 बटा 65। ये नहीं पूछा शुरुआत में कितना कैंडीज और च्युइंगम था, ठीक है ना, उसके पास अब कितनी कैंडीज बची है, उसके बाद अब कितनी कैंडीज बची हुई है, तो उसने 8 खा ली थी, तो 35 में से 8 घटा दो, 35 में से 8 घटा दोगे तो 27 आ जाएगा। एक ऑप्शन बी भी दिया हुआ है। शुरुआत में कितनी कैंडीज है वो पूछता तो वो 35 होता, लेकिन 8 खाने के बाद कितनी बची वो पूछ रहा है, तो 35 में से 27 है। देखना इसमें जब एक की वैल्यू 5 आती है ना, तो आप डायरेक्टली इस एक की वैल्यू मत लग देना कि ये बचा हुआ ये वैल्यू आएगी। हमेशा जब हम ये निकालते हैं तो हमारी इनिशियल वैल्यू पता चलती है, और ये वैल्यू तक आनी है, तो आप इसमें जो एग्जैक्ट डेटा है जो माइनस हो रहा है, जैसे 8 माइनस हो रहा है, तो 35 में 8 माइनस करोगे तो ये 27 होगा, और इसमें से 65 में से 11 माइनस करोगे तो 65 में से 11 माइनस करोगे 54 होगा। फिर रेशियो निकालोगे 27 दूना 54 हो जाएगा, तो एक रेशियो 2 के अनुपात में आ जाएगा। तो ध्यान रखिए जब ये वैल्यू निकालते हैं तो हमारी ये वैल्यू निकलती, कभी ये वैल्यू नहीं निकलती है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते वक्त ये चीज ध्यान में रखना रहता है। अच्छा, इससे पहले सवालों में जरूरत नहीं पड़ी थी, पूछा नहीं था, तो ध्यान में भी नहीं आया था कि आपको बता दूं। अगला सवाल है, ए और बी इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, ए और बी के इनकम का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक रुपीज 1000 बचाते हैं तो इनकी आय क्या होगी। आय दे रहा है, तो देखो मेरे को तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि आय 3-4 में होनी चाहिए। तो देखो 3-4 में ये भी है, 3-4 में ये भी है, 3-4 में ये भी है, 3-4 में ये भी है। अब तो मैं एक काम ये करूं कि सब दो के दोनों अगर 1000 रुपए बचाते हैं तो मैं 1000 इसमें से घटा दूं, 1000 इसमें से घटा दूं, तो इसमें से 1000 घटाया तो कितना बचा, उसका जो एक्सपेंडिचर हो गया वो 2000 हो गया। इसमें से 1000 घटाया तो इसका एक्सपेंडिचर 3000 हो गया। इसका अनुपात निकाल के देखा तो 2:3 आ रहा है। ये ऑप्शन से ही सीधा सीधा जल्दी सॉल्व हो जाता। 15 में से घटाओगे 1000 तो ये 14000 आ जाएगा। 14000 में से इधर जो है 2000, 1500 है ना, 1000 घटाओगे तो 500 हो जाएगा, और 2000 में से घटाओगे तो ध्यान से देखो 1000 तो 1000 आ जाएगा। अच्छा, ये 1500 2000 है, ठीक है, तो ये 500 बचेगा, ये 1000 इसका खर्च होगा, इसका अनुपात निकालोगे तो ये 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो ये अनुपात 2:3 आनी चाहिए, नहीं आ रहा है। 6000 में से घटाओगे 5000 हो जाएगा, 7000 5-7 का अनुपात आएगा जो कि 2-3 अनुपात में नहीं आ रहा है। इसमें से भी घटाओगे तो नहीं आएगा, ये 1700 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2600, 1700, 2600, 17-26 का रेशियो आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन से ही आपका सॉल्व हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन से ही सॉल्व हो जा रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। मतलब आपको इसको दूसरे तीसरे चौथे तरीके से जाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन सबसे आसान तरीके से ऑप्शन से ही सॉल्व हो रहा है। सीधे सॉल्व करना है, बोल रहा है कि ये 3:4 में है, ठीक है ना, तथा उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक 1000 रुपए बचाते हैं, 1000 रुपए बचाते हैं मतलब ये सेव करता है 1000 रुपए, तो इसमें से 1000 माइनस कर दो, इसमें से 1000 माइनस कर दो, और नया अनुपात 2:3 बन जाता है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना है, सॉल्व करना है, आपको पता चल जाएगा उनकी इनकम क्या है। कर लो सॉल्व। 3×3 9, 4×2 8, एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों 1000 है, 1000 बाहर निकल गया, 3 - 2 1 बचा, तो एक की वैल्यू 1000 हो गई, तो 3 की वैल्यू 3000 हो गई, 4 की वैल्यू 4000 हो गई। और ऑप्शन से भी सॉल्व किया तो यही निकल के आया। आसान था क्योंकि देख के ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन से सॉल्व करना है। अगला सवाल है, युद्ध के पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए और यह अनुपात 2:1 हो गया है, तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या होगी। अब युद्ध के बाद पूछा है टैंकों की संख्या, किसी एक की तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा के सॉल्व होगा। पहले 5:3 था, और बस इतना ध्यान देना है टैंक और प्लेन की बात हो रही, टैंक और प्लेन अपन ने ऐसे लिख दिया। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हुए, 1000 टैंक नष्ट हो गए, 800 प्लेन नष्ट हो गया, जो नया अनुपात बचा वो 2:1 बचा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो, ठीक है ना, यूं यूं हो गया, ठीक है, और यूं यूं हो जाएगा, तो 5 और 6, तो 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, 1 की जो वैल्यू बराबर 5 कम 5, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाओगे 1। अब इन दोनों में से घट रहा है, साइन सेम है तो दोनों आपस में घटेगा, तो ये 1000 800 है, 1000 और 8 दूनी 16, ध्यान से देखिए 8 दूनी 16 है, ये 1000 हो जाएगा, और 16 में से 1000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8000 है ना कि 800 है, 800 है, 1000 और 800 है, तो 1600 में से 1000 घटाओगे तो 600 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू 600 आ गई। अब आपको शुरुआती में बताना है, एक की वैल्यू अगर 600 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 3000, और 3 की वैल्यू कितनी हो गई 1800। तो हमें टैंक और प्लेन पता चल गया। हमें बताना क्या है, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या है। युद्ध के बाद शुरुआत में 3000 थी, 1000 अगर नष्ट हो गई तो बची कितनी है, 2000 बचेगी, 2000 बचेगी।
तो 2000 इस सवाल का सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा कि इस वाले रेशियो को मैच मत करा दीजिएगा। 6 दूनी 12, 1 की वैल्यू 6 है, 2 की वैल्यू 12 हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जब भी 1 की वैल्यू निकालते हो हमेशा इनिशियल वाला रेशियो निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में। तो 1 की वैल्यू अगर 600 आई तो 5 की वैल्यू 3000, 3 की वैल्यू 1800, और यहाँ वाली वैल्यू निकालनी होगी तो हमेशा ये वैल्यू तो दी हुई है, इससे ये वाला वैल्यू घटा दो, इससे ये वाला वैल्यू घटा दो, ये हमारी 3000 आ गई, 1800 हो गई, इससे 1000 घटाया 2000 आ गई। अगर ये पूछता कि युद्ध के बाद अगर पूछता कि प्लेन कितना बचा हुआ है तो 1800 में से 800 घट जाता तो प्लेन हमारा 1000 बचा हुआ होता। समझ में आया? अगला सवाल है, एक मां की वर्तमान आयु और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। हम बात कर रहे हैं मां और बेटी की, मदर एंड डॉटर की बात कर रहे हैं। वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 दिया हुआ है। 5 वर्षों के बाद अनुपात 4:1 हो जाता है। 5 साल का मतलब ये हो गया, 5 साल इसमें अगर जोड़ दो, 5 साल इसमें जोड़ दो तो ये अनुपात 4:1 हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वापस लगा दो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वापस लगाते तो 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3। 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 का 20 माइनस 5, 15 के बराबर होगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 के बराबर होगी। 7 की वैल्यू 35 और 1 की वैल्यू 5। मदर 35 साल की शुरुआत में रही होगी, डॉटर 5 साल की रही होगी। पूछ रहा है सवाल में कि दोनों की आयु में क्या फर्क था शुरुआती दौर में ही, तो 35 माइनस 5 30 साल का फर्क था। तो सही सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। एज वाले सवाल तो इससे बहुत चटाचट लग जाते हैं। अगला सवाल देखो, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अगर मैं प्रेजेंट ये बात बोलूं, 5 साल इधर जाऊं, 5 साल जैसे इधर गया तो 4 और 5 का अनुपात था किसके बीच में? 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, ये ए है, ये बी की आयु का अनुपात है। 5 वर्ष बाद प्रेजेंट से, अगला लाइन दिया हुआ है 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद चले जाए तो ये 5 वर्ष इधर गए, ये 5 वर्ष इधर गए, टोटल 10 साल हो गया, टोटल 10 साल हो गया। 10 साल इधर प्लस 10 साल इधर। नया अनुपात क्या हो जाता है? 6:7 का अनुपात हो जाता है, 6:7 हो जाता है। फिर अगला सवाल में क्या दिया है? वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है। सी और बी के विषय में डिस्कशन हुआ है, पहले तो बी निकाल लें, बी आसानी से निकाला जा सकता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाया हमने, जरा ध्यान से देखो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाया हमने तो 7 चौक 28, 6 पंचे 30, 30 में से 28 घटे 2, 2 का जो मान होगा वो बराबर होगा 10 और 7 में से 1 गया 1, क्योंकि दोनों प्लस है ना, 7 दा में 70 और 10 छक्का 60, तो 70 में से 60 गया, 10 ही तो बचा, 10 गुणे 1 कह लो, 10 कह लो। अब 10 हम कॉमन ले लेते हैं, 7 में से 6 घटा लेते हैं, बड़े में से छोटा 10 आ जाता है, तो 2 की वैल्यू 10 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 5 के बराबर होगी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 पचे 25 के बराबर हो जाएगी, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 के बराबर हो जाएगी। सवाल क्या कह रहा है कि यदि वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान है, तो इस टाइम पे बी की एज कितनी होगी? 30। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, इस टाइम पे जो सी है वो इससे 10 साल छोटा है, मतलब 20 वर्ष है, तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान आयु का अनुपात पूछा, ये 20 साल है, अगर वर्तमान में बात करें तो 5 साल और जोड़ दोगे तो 25 हो जाएगा, तो इनके बीच का अनुपात कितना होगा? 25 और 20 का। 25-20 का मतलब हो गया 5 पचे 25, 5 चौका 20, 5-4 का अनुपात होगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया? बहुत प्यारे प्यारे से सवाल है, ऐसे बुद्धि बहुत चकराती। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर आपने सीख रखा है तो सारे सवाल चुटकियों में निकल जाते हैं। अगले सवाल की चर्चा करते हैं। 10 साल पहले राम और रहीम की उम्र का अनुपात 1:3 था। 10 साल पहले बात हो रही है, राम और रहीम की एज का अनुपात 1:3 था, 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। ये हम 10 गए, इधर हम 10 वर्ष गए, और अब हम प्रेजेंट से 5 वर्ष इधर आ रहे हैं, तो 2:3 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया? +15 हो गया, +15 हो गया दोनों में। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाया हमने। 3 दूनी 6, 6 माइनस 3, 3 की जो वैल्यू है वो बराबर होगी 15, 3 माइनस 2 1, तो 3 की वैल्यू 15 के बराबर होगी, 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो गई, और 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो गई, तो ये 5 हो गया, और ये हो गया 15, ये हो गया 15। अब वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान का मतलब क्या है? वर्तमान हमारा 10 साल पे है, वर्तमान हमारा 10 साल पे है, तो 5 में 10 अगर ऐड करोगे, 5 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15, और 15 में 10 अगर ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा। तो कितना अनुपात हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 3:5 आएगा, जो कि सवाल का ऑप्शन नंबर 2 है। समझ में? बड़े प्यारे प्यारे से सवाल है यार, मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाता है तो सारे सवाल यूं ही चुटकियों में खटाखट निकल जाते हैं। ये सब सारे मेंस के बड़े क्वालिटी वाले सवाल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये लैंग्वेज बेस्ड है, भाषा बेस्ड है।
ये रीजनिंग में मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस भाषा एक बार समझ लो। इसमें एक कंसेप्ट है जो समझना बहुत जरूरी है कि जो एज गैप होता है, जैसे मैं कहूँ मेरे और मेरे भाई के बीच में पैदा होते वक्त 3 साल का एज गैप था, तो आज भी वो 3 साल का ही है, अगले 20 साल बाद भी वो 3 साल का ही एज गैप रहेगा। मेरे पिताजी के बीच में अगर 10 साल का एज गैप है तो वो गैप हमेशा बराबर रहेगा। बस ये एक फंडा है जो आपको ध्यान रखना है। सवाल में देखो क्या कह रहा है, एक पिता ने अपने बेटे से कहा आपके जन्म के समय मेरी उम्र आपकी वर्तमान उम्र से 5 साल अधिक थी। तो बेटे की उम्र अगर मैं मान लू एक्स है, तो पैदा वक्त होते वक्त बाप की जो उम्र थी x+5 थी। पैदा होते वक्त जो बच्चे की उम्र रही होगी वो तो 0 साल रही होगी क्योंकि तो अभी पैदा हुआ है। तो इस वक्त अगर एज गैप की अगर हम बात करें तो एज गैप कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। अगर हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान में बच्चे की एज x है, लेकिन सवाल में पिताजी की उम्र 39 दिया हुआ है। इस वक्त अगर एज गैप की अगर हम बात करें तो ये 39 - x हो जाएगा। तो पैदा होते वक्त अगर एज गैप x+5 का था और अभी एज गैप 39 - x है, तो ये दोनों एज गैप बराबर होना चाहिए। पैदा होते वक्त जो एज गैप था और आज जो एज गैप है, एज गैप हमेशा बराबर रहता है, तो इसको बराबर कर देते हैं। इसको हमने 39 - x के बराबर कर दिया। ये इधर आ गया 2x, ये उधर गया 34 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 17। तो हमें पता चल गई बच्चे की वर्तमान उम्र। सवाल में पूछा 5 साल पहले बच्चे की उम्र क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन से रिवर्स सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस तरीके के सवालों में ऑप्शन से रिवर्स सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा। तो आप तो वो मेथड देखो जिससे आप जल्दी सॉल्व करो, तो जल्दी इसी से सॉल्व हो सकता है अगर आप सीधे सीधे जाओ। अगला सवाल है ऐसे ही भाषा बेस्ड। एक महिला की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना है और 5 वर्ष पहले बेटा अपने पिता का 1/6 था। यदि पिता अपनी माँ मतलब पिता बच्चे की माँ, यहाँ पे अपनी माँ नहीं होगा क्योंकि अपनी माँ आएगी तो भाषा अलग हो जाएगा। बच्चे की माँ से 5 वर्ष बड़ा है तो बेटे की वर्तमान आयु क्या है। अब जैसे बेटे की वर्तमान आयु पूछा है, मैं तो मान लेता हूं जो बेटा है उसका वर्तमान आयु जो है x, जो सन है उसका वर्तमान आयु x मान लिया हमने। फिर हम यहाँ से मदर का भी चर्चा कर लेते हैं, फिर यहाँ से हम फादर का भी चर्चा कर लेते हैं। जब हम मदर की बात करते हैं तो मदर के केस में क्या है, मदर के केस में दिया हुआ है कि महिला की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना है। मदर की आयु 3x है। जो फादर की आयु है उसका क्या दिया हुआ है कि और 5 वर्ष पहले बेटा अपने पिता का 1/6 था। 5 वर्ष जब अपन पहले बात करें तो ये क्या हो जाएगा, x-5। अगर 5 साल पहले की बात करें, अगर ये -5 करें तो जो सन होगा उसकी उम्र इतना होगी। तो पिता की उस वक्त जो है -5 पे उम्र क्या थी, प्रेजेंट से -5 पे उम्र क्या थी। बेटा 1/6 था तो हम क्या काम करें, इसको 6 गुना कर दे, तो हमने 6 गुना कर दिया। तो 5 साल पहले हमने 6 गुना कर दिया, फादर की उम्र आ गई। तो 5 साल पहले हम माँ की भी निकाल ले। 5 साल पहले अगर -5 पे करेंगे तो 3x - 5 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, सवाल में एक डेटा दिया हुआ है कि पिता और माँ के बीच का जो एज गैप है वो 5 साल है। तो एज गैप जब भी दिया हो तो आप प्रेजेंट में पास्ट में कभी भी हो, एज गैप हमेशा बराबर रहता है। तो 5 साल पहले हमें माँ की उम्र पता है, 5 साल पहले हमें पिताजी की उम्र पता है और इनका एज गैप पता है, तो एज गैप निकाल लो। ये हो गया 6x - 30 माइनस में 3x प्लस का 5 और ये 5 के बराबर है, तो हमने 5 के बराबर कर दिया। तो ये ध्यान से देखोगे ये कट जाएगा, कट गया। ये 3x जो है किसके बराबर आ गया, 30 के। x किसके बराबर आ गया, x आ गया 10 के बराबर आ गया। पूछा क्या है कि तो बेटे की वर्तमान आयु क्या है, x ही मानी थी हमने वर्तमान आयु, तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आ गया जो कि 10 साल का है बच्चा। अगला सवाल देखो जरा, आज का आखिरी सवाल भी है। माई मदर्स एज इज ट्वाइस माई एज एंड सी इज 20 years ओल्डर देन माई ब्रदर। When I was born, my brother was 5 years old. My sister is 24 years younger than my mother. My sister is मेरी जो बहन है मेरे से छोटी बड़ी है दिया हुआ है। मेरी माँ की उम्र मेरी उम्र से 2 गुनी है और वह मेरे भाई से 20 साल बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 साल था। मेरी बहन मेरी माँ से 24 साल छोटी है। मेरी बहन मुझसे डैश 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 है, छोटी है बड़ी है, कैसी, ऑप्शन चेक करना है। तो जब बात हो रही है कि मेरी माँ की उम्र मेरी उम्र से 2 गुनी है तो मैं अपनी उम्र मान लेता हूँ, ठीक है ना। मैं मेरी का क्या मैं मान लूँ, मतलब 2 भाई हैं तो मैं तो माई मान लेता हूँ, उम्र ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। मेरी माँ की उम्र मेरी उम्र से 2 गुनी है, मैंने x मान लिया। फिर जब मैं मदर पे चलूंगा तो मदर की जो उम्र हो जाएगी वो 2x हो जाएगी और वह मेरे भाई से 20 साल बड़ी है। मेरे भाई से 20 साल बड़ी होने का मतलब है मैं अगर मेरे ब्रदर की उम्र मान लूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस, अगर 20 साल बड़ी है तो 20 साल मेरा भाई छोटा हो जाएगा। मेरी माँ अगर 20 साल मेरे बड़े भाई से बड़ी है तो मेरा भाई माँ से 20 साल छोटा हो जाएगा, 20 साल छोटा हो गया, साल बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 साल का था। जब मैं पैदा हुआ था
तो मेरा भाई 5 साल का था। एक डेटा है जो याद रखना है, जो काम आएगा। मतलब ये बात हो गई, मेरे भाई के बीच का जो एज गैप है, जो मेरे भाई के बीच का जो एज गैप था पैदा होते वक्त 5 साल का था, तो अभी भी 5 ही साल का रहेगा। तो मेरे भाई में से अगर मुझे घटा दिया जाए, मेरे भाई में से अगर मुझे घटा दिया जाए तो ये कितना आना चाहिए, ये 5 साल का गैप आना चाहिए। तो 5 साल का गैप निकाल लो। तो x से x 2x से x घट गया, ये 20 उधर चला जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जो मेरी वर्तमान उम्र है, मेरी वर्तमान उम्र 25 साल की आ गई। मेरी वर्तमान उम्र 25 साल की आ गई। अब सवाल में कंपेयर किससे करना है, बहन से कंपेयर करना है। मेरी बहन मेरी माँ से 24 साल छोटी है। पहले मैं माँ की उम्र निकाल लूं। मेरी माँ की उम्र कितनी हो गई, 50 साल। अगर मेरी बहन की बात करूं, सिस्टर की बात करूं, ये 24 साल छोटी है, तो कितनी साल की हो जाएगी, 26 साल की हो जाएगी। बहन 26 साल की, मैं 25 साल का हूं, मेरे और मेरे बहन के बीच बताना है। तो मैं बहन से छोटा हूं, तो मेरी बहन जो है यंगर नहीं है, ओल्डर है, इल्डर है। तो 1 साल जो है इल्डर है, ठीक है ना। 1 साल मेरी बहन जो है मेरे से उम्र में बड़ी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये लास्ट के तीनों क्वेश्चन भाषा बेस्ड थे। इन तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज इस्तेमाल किया गया है कि जो एज गैप है वो किसी भी पड़ाव पर उम्र में बराबर रहता है। अगर एक बात ये समझ गए कि एज गैप हमेशा बराबर रहता है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। एक और लेक्चर मैं रेशियो पे डिलीवर करूंगा, जिसमें आपके रेशियो से रिलेटेड मेंस एग्जाम में जो कुछ भी पूछा जाना है वो सबका सब कवर हो जाएगा। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। मैं फिर बोलूंगा कि सबसे पहले प्रैक्टिस शीट उठा के सारे क्वेश्चंस को लगाओ। जब क्वेश्चन को अप्रोच करते वक्त आपको डिफिकल्टी महसूस हो या आपके कंसेप्ट स्लो ना हो, मतलब स्लो हो, तेज करना हो, तब आप वीडियो को 1.5x पे 2x पे देख लो। जहां समझने में दिक्कत हो सिंगल x पे चलाओ, जबरदस्ती से 2x पे मत चलाओ, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास इतना ही रखते हैं।